Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे, आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक चैप्टर कराने वाली हूँ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम फिजिकल फीचर्स देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर पाए जाते हैं। इस चैप्टर में से कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और 9th क्लास के लिए तो ये बहुत बेहतरीन चैप्टर रहने वाला है। कंपटीशन के स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखो क्या है, द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयन नोन एज, यानी कि नॉर्थ मोस्ट हिमालयन की रेंज क्या कहलाती है? हिमाद्री कहलाती है, लेसर हिमालय, शिवालिक या नन ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाए। तो आइए हम इस चैप्टर की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। तो ये 9th क्लास का बहुत बेहतरीन चैप्टर रहने वाला है जिसमें हम इंडिया के अंदर पाए जाने वाले फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। फिजिकल फीचर्स जैसे हमारे देश में पहाड़ पाए जाते हैं, नदियां पाई जाती हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं और जैसे नदियां क्या बनाती हैं, प्लेन्स बनाती हैं। ऐसे ही डेक्कन प्लेट्यूज पाए जाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भौगोलिक आकृतियां पाई जाती है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, फिजिकल फीचर कहते हैं। तो आइए इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं और सिंगल वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं इसको समअप करके लेके आई हूं आपके सामने कि हम एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग या फिर 9th क्लास में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो फिजिकल फीचर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत आसानी से बहुत सिंपल शब्दों के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ेंगे, यानी कि हमारे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन पाई जाती हैं जो हमारे देश में एक सोल्जर की तरह काम करती हैं, एक प्रहरी की तरह काम करती हैं। उसमें 3 रेंज पाई जाती हैं, उनको भी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार करें। नदर्न प्लेन्स, जैसे ही पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों के इस तरफ क्या आते हैं, हमारे प्लेन्स आते हैं, तो उनको पढ़ने वाले हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर यहाँ हमारा एक प्लेट्यू पाया जाता है जिसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मरुस्थल को कहते हैं, रेगिस्तान को कहते हैं। आगे कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से जो हमारे कोस्टल एरिया है उनके साथ लगते जो प्लेन्स हैं उनको क्या कहा जाता है, कोस्टल प्लेन कहा जाता है। तो इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है, आइलैंड्स। आइलैंड्स को पढ़ेंगे कि हमारे पास 2 आइलैंड्स हम देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, आप लक्षद्वीप जिनको कहते हैं और अंडमान एंड निकोबार जिसको कहा जाता है। तो आइए 1 बाय 1 इनको सीखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। ये आपका क्वेश्चन है, आप खुद ही इसका आंसर देंगे और फर्स्ट स्लाइड में जहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, हिमालयन माउंटेन, यानी कि हमारा जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, कौन सा पार्ट, नॉर्थ पार्ट है, तो नॉर्थ पार्ट में क्या पाई जाती हैं, रेंजेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रेंजेस। रेंजेस का मतलब क्या है, पहाड़ की रेंज, श्रृंखला जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में ऐसे रेंज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेंज। किसकी रेंज पाई जाती है, हिमालय की रेंज पाई जाती है। उसको 3 हिस्सों में बांटा है। अब ये कह रहे हैं कि जो हिमालयन रेंज है
वो हमारे देश में एक प्रहरी का काम करती है। प्रहरी का काम कैसे करती है, किस तरीके से करती है, हमारी रक्षा किन चीजों से करती है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। तो आइए साथ बने रहिए और बहुत पेशेंस के साथ इस चैप्टर को कवर करते हैं। द हिमालयन आर द यंग फोल्ड माउंटेन। यंग का मतलब क्या होता है, जवान होता है। जैसे आप यंग हैं, आप जिस तरीके से ये 9th क्लास पढ़ रही है या फिर कोचिंग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आप यंग हैं। तो इसी तरीके से पहाड़ भी यंग होते हैं, वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं। जिनका निर्माण बहुत पहले हुआ है वो तो किस ओल्ड एज माउंटेन कहलाते हैं, यानी कि पुरानी माउंटेन। जैसे आपने पढ़ा होगा अरावली रेंज। अरावली रेंज पुराने बहुत पहले बन गई थी, अब उसका इरोजन हो गया, यानी कि वो टूटना फूटना स्टार्ट हो गई तो उनकी हाइट कम हो गई। लेकिन हमारे जो हिमालयन रेंज है आज भी उनकी फॉर्मेशन हो रही है। कहने का मतलब क्या है, आज भी हिमालयास अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि हमारे जो हिमालयास हैं वो जवान हैं, अब भी इनका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये अपनी हाइट को लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहूंगी कि दो प्लेट्स जब टकराती हैं तो किसका निर्माण होता है, आपका हिमालयास का निर्माण होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पूरे वर्ल्ड में 7 प्लेट्स पाई जाती हैं, जिनमें से 2 प्लेट्स टकराती हैं तब किसका निर्माण होता है, आपके हिमालयास का निर्माण होता है। लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूं कि कौन सी ऐसी 2 प्लेट टकराती हैं जिसके कारण हिमालय का निर्माण होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखो कि ये हिमालयास हैं, ये प्लेट्स अब भी आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, जिसके कारण किसकी हाइट बढ़ रही है, हिमालयास की हाइट बढ़ रही है। और ये कैसी माउंटेन है, यंग माउंटेन है, यानी कि अरावली रेंज के बाद में बनी है, इसलिए ये क्या है, यंग है। आगे, which are the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world, यानी कि जिसमें बहुत ऊंची ऊंची, loftiest का मतलब क्या होता है, ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, हिमालयन रेंज में पाई जाती हैं। आप सुनते होंगे माउंट एवरेस्ट, हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। आगे, दे आर 24 kilometer long. Their width varies from the 400 kilometer in Kashmir and 150 kilometer in अरुणाचल प्रदेश। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कह रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है ना, ये जो रेंज हम 3 रेंज पढ़ते हैं, इनकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो इस तरीके से ये फैली हुई है। तो 2400 किलोमीटर ये रेंज, ऐसे इनकी लंबाई देखने को मिलती है, यानी कि इस तरीके से ये फैली हुई है। फिर ये कह रहे हैं कि इनकी चौड़ाई यहाँ ये कितनी दूर तक फैली हुई है, तो ये फैली हुई है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से, और कहीं पर रह जाती है सिर्फ 150 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि सबसे नॉर्थ मोस्ट वाला हिस्सा हम देखते हैं, तो वहां पर हिमालयन रेंज की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो ज्यादा मिलती है। वो कितने किलोमीटर मिलती है, 400 किलोमीटर। और जैसे जैसे हमारे ईस्टर्न पार्ट में, जहां पर 7 सिस्टर हमारी आती हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे हिमालयास की खूबसूरती है कि वर्ल्ड की जो जवान चट्टाने हैं वो पाई जाती हैं हिमालयन रेंज में, यानी कि युवा पहाड़ है ये। और इनमें फोल्ड्स पाए जाते हैं, इस तरीके से फोल्ड्स पाए जाते हैं, कहीं पर बहुत ऊंची चोटियां, फिर खाइयां, फिर ऊंची चोटियां, फिर खाइयां, ऐसे पाई जाती हैं। तो ये इनकी लंबाई कितनी लंबाई तक फैले हुए हैं, 2400 किलोमीटर इनकी ऐसे इस तरीके से लंबाई है। और ये क्या है, आपकी जो विड्थ, जो चौड़ाई है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम मिलती है। आप ध्यान से सुनना। इसके बाद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि हम 3 रेंज पढ़ते हैं। किसकी 3 रेंज पढ़ते हैं, हम हिमालयास की 3 रेंज को पढ़ते हैं। वो कौन सी 3 रेंज है, उनकी हाइट कितनी है, किस तरीके से उनको पढ़ा जाता है, आइए सीखते हैं। देखो, हिमालयास की हम 3 रेंज में हिमालयास को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड।
कैसे कि सबसे ऊंची जो चोटियां पाई जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री बोला जाता है, या फिर इसको ग्रेट हिमालयास बोला जाता है। हिमाद्री क्यों बोला जाता है, जैसे हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब, हिम का मतलब बर्फ और आद्री का मतलब ढका हुआ, यानी कि बर्फ से ढका हुआ। इतनी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं कि ये जो चोटियां हैं ये बर्फ से ढकी रहती हैं। इनका फायदा भी है, क्या फायदा है मैं अभी बताती हूँ। देखो, फिर ये रेंज सबसे ऊंची चोटियां, उससे कम हाइट वाली चोटियों को क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय या फिर मिडल हिमालय इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये हिमाचल हिमालय या फिर मिडल हिमालय, इन वाली चोटियों को कहा जाता है। और सबसे छोटी चोटियां वो क्या कहलाती हैं, आपकी शिवालिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, शिवालिक। शिवालिक। तो हमारे हिमालयास में 3 रेंज पाई जाती हैं। सबसे ऊंची हाइट वाली, यानी कि हाई एल्टीट्यूड तक जाने वाली जो चोटियां हैं उनको हिमाद्री कहा जाता है। फिर उससे कम वाली हैं ये हिमाचल हिमालय या फिर क्या है, मिडिल हिमालय उनको कहा जाता है। और सबसे कम हाइट वाली जो चोटियां होती हैं, यानी कि जो रेंजेस होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, शिवालिक। आइए अब यहां से थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या है हिमाद्री। हिमाद्री, जिसको हिमाद्री बर्फ से ढका हुआ, ग्रेट हिमालयास, या फिर एक और नाम आता है इसका इनर हिमालयास। क्या आता है, इनर हिमालयास। It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 मीटर। यहां ये कह रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कितने मीटर तक की एवरेज हाइट पाई जाती है, 6,000 मीटर तक की एवरेज हाइट इसकी पाई जाती है। इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, यानी कि ये जो हिमाद्री है इसमें हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन सी रेंज में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं हिमालय की, तो वो आपकी क्या है, हिमाद्री है। तो आगे अगला देखो, हिमाचल हिमालयास या मिडल हिमालयास जिसको कहा जाता है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन द 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। ये कह रहे हैं कि ये वाली जो रेंज है जिसको हम हिमाचल हिमालयास या क्या कहते हैं, मिडल हिमालयास कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडल हिमालयास। तो इसकी जो हाइट है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक पाई जाती है। इसको ऐसे समझो, जैसे आपका उत्तराखंड का इलाका है, आपका हिमाचल का इलाका है, ये इसी रेंज में आते हैं, मिडल हिमालय। या फिर एक सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो हमारे जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं, जहां पर आप शादी के बाद घूमने जाने वाले हैं, अपनी पत्नी को लेकर जाने वाले हैं, या फिर जो अगर लड़की है तो अपने पति के साथ जाने वाली है, तो ये वो रेंज है जहां पर टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, हिल स्टेशंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या है, ये जो मिडिल रेंज है इसकी हाइट क्या है, 3700 से लेकर 4500। अब कुछ जगह के नाम इन्होंने बताए हैं। While the पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज, यानी कि इसमें पीर पंजाल जो रेंज है वो आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट, और क्या है, इंपोर्टेंट रेंज है। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वन, यानी कि इसमें कुछ रेंज अलग से उनके नाम लिखे गए हैं। ये रेंज इसी हिमालयास में पाई जाती है। आगे देखें, अब आते हैं शिवालिक। शिवालिक जो कि प्लेन से पहले का इलाका है। कहने का मतलब जैसे ही हम शिवालिक से बाहर निकलेंगे तो प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि गंगा नदी है वो हिमालय से ही निकलती है, फिर वो धीरे धीरे ये क्या है, बहना स्टार्ट करती है और वो प्लेन्स में आती है। और प्लेन्स में कहां से आती है, हरिद्वार से एंटर करती है प्लेन्स में। उससे पहले क्या होते हैं, शिवालिक होते हैं। क्या होते हैं, शिवालिक। देखो जैसे हाइट से ऐसे नदी बहना स्टार्ट करती है, नीचे तक आती है, तो वो लास्ट में शिवालिक से होते हुए मैदान पर एंटर करती है। देखो, दीज रेंज आर द कंपोज ऑफ द अनसॉलिड
sediments brought down the rivers from the main Himalayan range and located further north, and the longitudinal valley lying between the lesser Himalayas and the Shivalik are known as दून। दून, दून शब्द सुना होगा, देहरादून सुना होगा, पाटली दून सुना होगा। तो यही कह रहे हैं कि जो हिमालय है उसकी सदर्न मोस्ट, ये तो नदर्न मोस्ट है, ये सदर्न मोस्ट जो आपकी रेंज है वो क्या कहलाती है? शिवालिक कहलाती है। क्या कहलाती है? शिवालिक। तो इस तरीके से हमने तीन क्या है इसमें पढ़े, हिमाद्री, हिमाचल या मिडल हिमालय, या फिर क्या पढ़ा? शिवालिक, जिसको आउटर हिमालयास कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं इनर हिमालयास। उम्मीद करती हूं हिमालयास के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटे। ये आपकी रेंजेस इसमें दिखाई गई हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूं, आपको बता देती हूं कि यहाँ पर हम कितनी रेंज को पढ़ते हैं। 3 रेंज को पढ़ते हैं। सबसे साउथ वाली आपको यहाँ ऐसे दिखाई दे रही होगी, ये आपकी क्या है? शिवालिक रेंज है। और इसके बाद फिर आप मिडल रेंज को पढ़ रहे होंगे, और फिर उसके बाद आपकी रहने वाली है, ये कौन सी है? ये ग्रेट हिमालयास का हिस्सा आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस तरीके से इन चीजों को मैप के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। आपने जो हिमालयास है उसको कैसे देखा? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक किस तरीके से फैले हुए हैं। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? मैदान पढ़ने वाले हैं। यानी कि हिमालयास को इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। यानी कि आप अलग अलग नामों से इनको जानते होंगे। कभी आपने पंजाब हिमालयास पढ़ा होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास, या फिर असम हिमालयास। इस तरीके से हम इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। किसको? हिमालयास को। अगर मैंने आपको ऐसे 3 रेंज बताई है इस तरीके से, अब हम इसका डिवीजन ऐसे करने वाले हैं, इस तरीके से। यहाँ इसका नाम कुछ और रहेगा हिमालयास रेंज का, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। इन्हीं सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये डिवीजन जो किया है ना, ये डिवीजन हमने किस आधार पर किया है? ये किया है नदियों के आधार पर। कहने का मतलब ये जो हिमालयन रेंज है, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो हमें बहुत सारा पानी देती हैं, और 12 मासी नदियां यहाँ से निकलती हैं। 12 मासी का मतलब क्या होता है? जो नदियां पूरा साल पानी देती रहती हैं वो 12 मासी नदियां कहलाती हैं। तो हम 5 नदियों के आधार पर इस हिस्से को इस तरीके से, यानी कि हिमालयन रेंज को ऐसे 5 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और 5 नदियों में के बीच में हम इसको जो डिवाइड करके देखते हैं। तो आइए उनको क्या और किस तरीके से बोला जाता है देखते हैं। देखो, हम 5 नदियां पढ़ेंगे। सबसे, अगर आप इंडिया का मैप पढ़ते हो तो आपने मैप पढ़ते वक्त नदियों का जिक्र देखा होगा। नदियों में आपने यहाँ पर एक नदी देखी है, इंडस रिवर। क्या है? इंडस। ये हमारी वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। यानी कि वेस्टर्न मोस्ट रिवर हमारी कौन सी है? इंडस, बड़ी नदी की बात करें तो। और यहाँ पर एक नदी हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ते हैं। तो ये जो हिस्सा है, इस तरीके से जो डिवीजन पढ़ेंगे, ये सबसे इस तरफ एक नदी आती है जिसको क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस। फिर इसके बाद एक नदी आती है। मैं ऐसे ही डिवीजन करके बता रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि इनके बीच वाले हिस्से को क्या कहा जाता है। यहां पर एक नदी है सतलुज। सतलुज। अब इसके बाद एक नदी पढ़ते हैं हम काली। इसके बाद एक नदी पढ़ते हैं तीस्ता, और इसके बाद जो नदी है लास्ट में यहां पर, यह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अब सुनो बहुत सिंपल तरीके से कि यहां एक, जैसे हिमालयास का डिवीजन हम इस तरीके से देखते हैं, तो यहां पर 2 नदियों के बीच में, कौन सी 2 नदियां? इंडस और सतलुज के बीच में। सतलुज के बीच में हिमालयास का जो हिस्सा पाया जाता है, किसका हिस्सा? हिमालयास का हिस्सा पाया जाता है,
उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालयास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब। कौन सी दो नदियां? इंडस और सतलुज नदी के बीच में कौन सा हिमालयास है? पंजाब हिमालयास इसका नाम बोल रखा है। कौन सी नदियों के बीच में? इंडस और सतलुज। फिर हम इसको भी साथ में लेंगे और अगली नदी पर पहुंचेंगे। अगली नदी क्या है? अब पहले इसका नाम देखते हैं। ये नाम क्या है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं। और कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। उम्मीद करती हूं ये आपका पंजाब हिमाचल हिमालयास, और ये फिर आपका क्या है? कुमाऊं हिमालयास। अब ये हिस्सा आता है जो कि नेपाल में भी पड़ता है और इंडिया के हिस्से तक रहता है। ये काली और कौन सी नदी के बीच में? तीस्ता नदी के बीच में। अब आते हैं आपका असम हिमालयास। असम हिमालय ये किस? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर एल्टीट्यूड देखें, ऊंचाई देखें, तो हिमालयास को 3 हिस्सों में बांटा। पहला क्या है आप भी बताएंगे? ग्रेट हिमालयास या फिर इनर हिमालयास। दूसरी रेंज कौन सी पढ़ी आपने? हिमाचल हिमालयास या फिर मिडल हिमालयास। और तीसरी रेंज आपने पढ़ी शिवालिक, और उसमें आपने एक और नाम पढ़ा आउटर हिमालयास। क्या पढ़ा? आउटर हिमालयास। अब हमने ये जो रेंज थी हमने इसको इस तरीके से बांटा। इस तरीके से बांटा, एक हिस्सा कहा हमने, इसको क्या कहा? पंजाब हिमालयास। कौन कौन सी नदी के बीच में आप बताएंगे मुझे? इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में। अब दूसरा हिस्सा आता है जिसको क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास सतलज और किसके बीच में? काली नदी के बीच में। फिर तीसरा हिस्सा हमारा आता है जिसको हम क्या कहते हैं? आप बताएं मुझे। नेपाल हिमालयास। क्या कहते हैं? नेपाल। नेपाल किसके बीच में? काली और तीस्ता के बीच में। फिर चौथा हिस्सा हमारा आता है जिसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं असम हिमालयास, जो तीस्ता और किसके बीच में है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। उम्मीद करती हूं आपको, जो कोचिंग स्टूडेंट हैं, कोचिंग में बिल्कुल ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि किस तरीके से कहां पर किस, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा सतलुज और काली जो नदी है उसके बीच में हिमालय को क्या कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो आपके एग्जामिनर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको पजल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम 5 नदियों को पढ़ते हैं और 4 हिस्सों को पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटे। देखो, पूर्वांचल ऑफ ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ये इस तरीके से तो पढ़ा, लेकिन आप इंडिया को ऐसे बनाते हैं तो इंडिया का ये बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा होता है, यानी कि जहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम स्टेट पाई जाती है, वहां उस हिस्से को क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। क्या नाम है उनका? पूर्वांचल हिल्स इनको कहा जाता है। आगे देखें, बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालयास went the sharply to the south and the spread along the eastern boundary of India। यानी कि दिहांग, यहाँ की बात कह रहे हैं कि यहाँ से एकदम से मोड़ आता है। किसमें मोड़ आता है? हिमालयन रेंज में मोड़ आता है और ये किसकी तरफ बढ़ जाती है? साउथ की तरफ बढ़ जाती है, और जिसको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल हिमालय कहा जाए या पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। यहाँ पर चोटियां पाई जाती हैं जिनको पटकाई हिल्स कहा जाता है, जिनको नागा हिल्स नागालैंड में ये पाई जाती हैं, या फिर मणिपुर हिल्स या फिर मिजो हिल्स की पहाड़ियां पाई जाती। छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, इनके नाम अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पहाड़ों के बारे में यानी कि हिमालयन रेंज के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और फटाफट हम अपने चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। आगे देखो, ये दुधवा नेशनल पार्क आपके चैप्टर के अंदर दे रखा है। आपको मुझे बताना है
कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूं, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे आपके देश के अंदर क्या पाए जाते हैं, पार्क्स पाए जाते हैं। लास्ट में मैं इसका आंसर आपको जरूर देने वाली हूँ। अब देखो, अब जैसे ही हम पहाड़ों से साउथ की तरफ आते हैं, कहाँ आते हैं, साउथ की तरफ, यानी कि अब हमने पहाड़ों को तो पढ़ लिया, हिमालयन रेंज को तो हम पढ़ चुके हैं। अगर इस तरीके से हम मैप इंडिया का बनाते हैं तो यहाँ पर हमारी रेंजेस पाई जाती हैं, उनको हमने पढ़ा। इन्हीं पहाड़ की रेंजेस से निकलती हैं बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे आप इंडस रिवर है, या फिर ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, काली, गंगा, ये बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ये नदियां अपने साथ क्या लेकर आती हैं, रेत, गाद, मिट्टी या फिर डिपॉजिट लेकर आती हैं, और किसका निर्माण करती हैं, वो प्लेन्स का निर्माण करती हैं। प्लेन्स का मतलब क्या होता है, मैदान बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मैदान। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये नदियां जिस मैदान को बनाती हैं, वो मैदान किस तरीके से बनते हैं, और किस तरीके से नदियां अलग अलग स्ट्रक्चर से होते हुए हमारे पास आती हैं, कितनी मेहनत करती हैं नदियां। तो देखें, ये आपका देखो, आपने भाबर सुना होगा, तराई सुना होगा, बांगर सुना होगा, और ये खादर सुना होगा। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर जाती हूं, जिसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को आपको समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। यहां आते हैं, फिर हम पिछली स्लाइड पर जाएंगे। देखो, अब जैसे पहाड़ मैंने हम नॉर्थ हिस्से में ऐसे पढ़ते हैं, इन पहाड़ों को यहां बना दिया गया है समझाने के लिए कि किस तरीके से नदियां आती हैं। यानी कि नदियां जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो हमें पैसा कमाने में या इकोनॉमी में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो उन नदियों के बारे में, उन नदियों में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको आइए पढ़ते हैं। आपने ये शब्द कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, आज उनको देखते हुए समझते हैं। यानी कि किस तरीके से हम देखते हुए उनको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखो, पढ़ाती हूं बेटे बहुत सिंपल शब्दों के साथ। पहले इनको देखो, ये पहाड़ हैं, ये हिमालयास हैं। क्या है, हिमालयास। हिमालयास में जैसे नदियां निकलना स्टार्ट करती हैं, तो सबसे पहले वो भाबर से होकर गुजरती है। इसको भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाबर। भाबर का मतलब क्या होता है, जैसे पहाड़ों से जब नदियां आती हैं, कहां से, पहाड़ों से जब नदियां आती हैं, तो वो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, यानी कि जो स्टोन्स होते हैं, उनके बीच से होकर गुजरती हैं। मान लो मैं यहां ऐसे बड़े बड़े पत्थर बना दूं, और ये नदियां अब क्या करेंगी, वो कैसे बहेंगी, मैं अभी आपको समझाती हूं। ये नदियां ऊपर से आई और पानी यहां से गुजर रहा है, यहाँ पत्थर है, यहां से गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है। तो जब बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से जब नदी बह रही है, तो उसको क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। और ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये नदियां विजिबल नहीं होंगी। कहने का मतलब नदियों की तरह बहती हुई दिखाई नहीं देंगी। तो इसी हिस्से को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। अब आगे सुनो, आगे क्या आता है, तराई प्रदेश आता है। क्या आता है, तराई। ये जैसे दलदल होती है, उस तरह का कुछ हिस्सा पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो चट्टाने होती हैं, उनका कुछ हिस्सा टूट फूट के और यहाँ पर एक दलदली भूमि बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। यानी कि ये हिस्सा क्या कहलाता है, तराई कहलाता है, तराई। अब जैसे ही आगे नदियां बढ़ती हैं, तो फिर दोबारा से बहुत अच्छे पानी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो डिपॉजिट है वो जम जाता है, यहीं पर रुक जाता है, पानी उसको आगे नहीं लेकर जा पाता। तो अब बिल्कुल साफ तरीके से पानी जो नदी है वो क्या है, बहना स्टार्ट कर देती है। वो कैसे, दिखो आगे। अब जैसे ये नदी बहती है, क्या बहती है, नदी। नदी के बहते बहते जो साथ में मिट्टी डिपॉजिट होती है, बिल्कुल साथ में डिपॉजिट होती है, उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर। लेकिन कभी पहले नदी यहां से नहीं,
यहाँ इस तरफ से बहती थी और अब इसने रास्ता चेंज करके यहाँ से बहने लग गई। तो कहने का मतलब कभी ना कभी इस नदी ने यहाँ पर भी क्या किया था, डिपॉजिट किया था, मिट्टी को वहां पर सेटल किया था। जो पुरानी मिट्टी है जो नदी लेकर आई थी कभी, उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर, बांगर कहा जाता है, बांगर। और जो नई मिट्टी साथ साथ में लेकर आ रही है उसको क्या कहा जाता है, आपका खादर। यानी कि बांगर पुरानी एलुवियम सोयल को कहा जाता है और खादर नई एलुवियम सोयल को कहा जाता है। उम्मीद करती हूं आपको ये देखो, आपको इस तरीके से भाबर है, ऊपर से नदी नहीं दिखाई दे रही, ये क्या है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनमें से गुजर रही है। ये तराई वाला बिल्कुल थोड़ा सा दलदला, यहाँ पर नमी बहुत ज्यादा होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। ये फिर है बांगर, ये नई जलोढ़ मिट्टी है, और ये खादर, ये सॉरी, ये बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो उम्मीद करती हूं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, हम पिछले पर आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। अब ये देखो, द नदन प्लेन्स यानी कि नॉर्थ का हिस्सा जिसको हमारी नदियां बनाती हैं, जिसको हम प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन्स। नदन प्लेन्स स्प्रेड ओवर द 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारे जो प्लेन्स हैं वो कितने हिस्से में, 7 लाख किलोमीटर में फैले हुए हैं, स्क्वायर किलोमीटर, और 24 किलोमीटर लॉन्ग। अब देखो, आपने पिछले जो हिमालयन रेंज है उसमें भी आपने उसको 2400 किलोमीटर पढ़ा था। ये मैदान भी इस तरीके से इतनी लंबाई लिए हुए हैं, 2400 किलोमीटर टू 320 इन ब्रॉड, यानी कि इनकी चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। ये चौड़ाई, इस तरीके से चौड़ाई की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। द रिवर्स एंट्रिंग फ्रॉम द नदन माउंटेन आर एसोसिएटेड विद द डिपोजिशनल वर्क। अब यहां से जो नदियां बहती हैं तो वो बहुत सारी मिट्टी को क्या करती हैं, डिपोजिट करती हैं। नदियां कभी भी बहेंगी तो वो अपने साथ रेत, गाद, मिट्टी, सिल्ट, क्ले सब कुछ लेकर आती हैं और जगह जगह पर उसको क्या करती रहती है, डिपोजिट करती रहती हैं। आगे देखें, the river in the lower course split in the numerous channels due to the deposition of the silt. These channels are the distributaries. बहुत इंपॉर्टेंट, एक नदी बह रही है और उसमें बहुत सारा क्या है, डिपोजिशन हो गया है, तो कुछ धाराएं यानी कि जो कुछ हिस्से हैं एक नदी में से टूटकर अलग हो जाते हैं डिपोजिशन के कारण। किसके कारण, डिपोजिशन के कारण। तो ये जो हिस्सा है एक नदी से दूसरा चैनल बन गया है, उसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। लेकिन एक नदी के अंदर दूसरी नदी अपना पानी डाल रही है, इस तरीके से पानी दूसरी नदी को दे रही है, तो वो क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरी कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरी। तो उम्मीद करती हूं एक नदी में से एक धारा अलग से निकल गई, डिस्ट्रीब्यूटरी, और एक नदी में दूसरी नदी आकर मिलती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नदन प्लेन्स हैव 4 रीजन्स विद द डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, यानी कि नदन प्लेन्स में हमारे 4 फीचर्स पाए जाते हैं जो नदियों के कारण बनती हैं। जैसे भाबर, इट लाइज द फुट ऑफ द शिवालिक, नैरो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर। जैसे वो पत्थरों वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था कि ये शिवालिक से तुरंत नीचे की तरफ आते हैं और यहां से नदियां बहती हैं, तो ये 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। फिर आगे आता है हिस्सा तराई। तराई को मर्सी लैंड भी कहा जाता है, दलदली भूमि भी कहा जाता है। अ वेट मर्सी एरिया विद वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट, और यहाँ पर इस दलदली भूमि में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट जहां पर होंगे तो वाइल्ड लाइफ ऑब्वियस सी बात है आपको वहां पर मिलेगी। आगे फिर क्या है, बांगर, और फिर ये क्या है, खादर। बांगर, ओल्ड एलुवियम सोयल इज कॉल्ड बांगर, और क्या है, खादर। खादर यंग या क्या है, न्यू एलुवियम सोयल, जिसको क्या कहा जाता है, आपको खादर कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे,
उम्मीद करती हूँ बेटे आप इस चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि आप क्लासेस में इन चीजों को पढ़ चुके हैं। हम इसको स्पीडली रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर को क्लास में पढ़ते हो तो 1 वीक से लेकर 10 डेज का टाइम इस चैप्टर को कवर करने में लगता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उम्मीद करती हूँ कि आप क्लासेस में इन चीजों को पढ़ चुके हैं। आप एक रिकैप ले रहे हैं, यानी कि एक बहुत जल्दी से कम टाइम में एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो में ये समझ पाएंगे कि मैं जल्दी क्यों चल रही हूँ। अगर ये होता कि मुझे छोटे छोटे हिस्से बना के इस वीडियो को आपको देना है तो इसमें 7 to 10 वीडियोस आपको मिलती, लेकिन ये आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप क्लासेस में इन सभी बातों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये एक क्विक रिवीजन है। कहने का मतलब क्या है, आपको फटाफट उस चैप्टर से दोबारा इंट्रोड्यूस करा के और पूरा चैप्टर कवर कराया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब प्लेन्स की बात करते हैं। जैसे आपने हिमालयास को पढ़ा था, किसको पढ़ा था? हिमालयास। हमने चोटियों के अकॉर्डिंग 3 हिस्से पढ़े थे, फिर हमने इस तरीके से ऐसे हमने 4 हिस्से पढ़े थे। ऐसे ही तो मैदानों को भी तो पढ़ेंगे कि मैदानों को क्या क्या बोला जाता है। देखो क्या है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो मैदान मिलते हैं, मैं अभी अभी आपको बताया है 2400 किलोमीटर हमने इनको पढ़ा है। ये मैदान भी कितने हिस्सों में बटे हुए हैं? 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, जिसको पंजाब, इस तरफ वाला इलाका क्या कहलाता है? पंजाब वाला इलाका कहलाता है। ये बीच का हिस्सा गंगा और ये यहाँ पर हिस्सा क्या है? ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। तो अब ये हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पंजाब वाला हिस्सा, पंजाब में 5 नदियां पाई जाती हैं। वो 5 नदियां कौन कौन सी है जिससे पंजाब बनता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कौन सी, यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि वो कौन सी 5 नदियां हैं जिसके कारण पंजाब बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका गंगा प्लेन्स है, गंगा के कारण ये हिस्सा आपका प्लेन्स का बनता है। और ये आपका कौन सा हिस्सा है? जो ब्रह्मपुत्र है नदी। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया से बहकर जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी है ब्रह्मपुत्र। और इंडिया में ही ओरिजिन होने वाली, यानी कि जिस नदी की उत्पत्ति इंडिया में ही होती है, और वो सबसे लंबी कौन सी नदी है? इसका आंसर रहेगा गंगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन के अंदर कर देते हैं और कंपटीशन में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखें। उम्मीद करती हूँ बेटे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को भी लगता है, और अगर आपने थोड़ा बहुत क्लास के अंदर सीखा है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये आपकी, ये मैंने जिक्र किया था आपको अरावली रेंज। ये आपकी अरावली रेंज है जो दुनिया की पुरानी जो क्या है पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें ये गिनी जाती हैं। देखो आगे पढ़ लेंगे। अब ये है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटे, बहुत ध्यान से सुनना कि क्या है इसमें। अब अगर मैं इंडिया को ऐसे बनाती हूँ, सबसे पहले आपने नॉर्थ में हिमालयास को पढ़ा, उससे नीचे आपने पढ़ा प्लेन्स को पढ़ा। किसको पढ़ा? प्लेन्स को। उससे नीचे फिर आपने किसको पढ़ना स्टार्ट किया है? उससे नीचे आते हैं सेंट्रल हाईलैंड। देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो ये थोड़ा सा समझाने के लिए होता है, प्रॉपर मैप नहीं होता है, तो समझने की कोशिश करना। ये है आपके हिमालयन रेंज, उससे नीचे हमने हिस्सा पढ़ा प्लेन्स का। किसका पढ़ा? प्लेन्स का। अब यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स पाया जाता है। सेंट्रल का मतलब बीच में, और हाईलैंड्स का मतलब ऊपर उठी हुई जमीन, जिसमें आपका प्लेट्यूज पाए जाते हैं। मालवा प्लेट्यूज आपने सुना होगा, छोटा नागपुर का प्लेट्यू सुना होगा। तो ये आपके यहाँ पर फिजिकल फीचर पाए जाते हैं जिसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं।
और यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। क्या पाया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू। तो आपने हिमालयास को पढ़ा, आपने प्लेन्स को पढ़ा, अब यहां पढ़ रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और यहां आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू। आगे देखें, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज Peninsular plateau is a tableland created by the breaking and drifting of the गोंडवाना। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये पुरानी 7 प्लेट्स पाई जाती हैं, जिसमें एक प्लेट का नाम जो गोंडवाना, 2 हिस्से गोंडवाना आपके जो क्या है, जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका हिस्सा था। गोंडवाना हिस्सा का साउथ पार्ट है। ये आपके जो पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ है, यानी कि निर्माण हुआ है, जिसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उससे हिस्सा एक बना था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। आगे दिस टेबल, अब ये प्लेट्यूज क्या होते हैं कि हाई टॉप फ्लैट लैंड, कहने का मतलब क्या है, ऊपर उठी हुई समतल जमीन को क्या कहते हैं? प्लेट्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेट्यूज। देखो कैसे, Central highland, ये plateaus table created by the drifting of the Gondwana. The plateaus has been divided mainly 2 division। एक तो है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया था कि सेंट्रल हाईलैंड किसको कहते हैं, या बीच वाले हिस्से को, इससे ऊपर प्लेन्स और इससे ऊपर अगर आपके आते हैं तो क्या आते हैं? हिमालयन रेंज। The part of peninsular plateaus lying to the north of Narmada river and covering a major area of the Malwa plateau known as the Central Highlands। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं यहाँ पर एक नर्मदा रिवर पाई जाती है, उससे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। आगे डेक्कन, डेक्कन का मतलब ये यहाँ पर साउथ वाला, और ये क्या कह रहे हैं? डेक्कन प्लेट्यू इट लाइज द ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा। और नर्मदा के साउथ वाले हिस्से में एक ट्रायंगुलर शेप की आकृति का एक हिस्सा पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। दक्कन का पठार कहा जाता है। ये पठार क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं? इन पठार की इंपॉर्टेंस ये है, यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी इकोनॉमी के लिए। आप प्लेन्स को पढ़ा, जैसे इनके बारे में जो फीचर्स हैं इनके लास्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे। ये क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट क्योज विच टाइप ऑफ रेनफॉल, यानी कि हमारा जो आप इस तरीके से घाट पढ़ते हो, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये आपने चैप्टर क्लाइमेट पढ़ा हो या सुना हो क्लाइमेट के बारे में, तो वहां पर बारिश के बारे में भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट पर जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? कन्वेंशनल, ओरोग्राफी, साइक्लोनिक और नन ऑफ अबव। ये लास्ट में मैं इनका आंसर देने वाली हूं, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तब तक के लिए थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। आगे देखें, अब आते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बेटे, ये हम अगर इंडिया का हिस्सा बनाते हैं तो ये ईस्टर्न घाट कहलाता है, जिसको कोस्टल एरिया कहते हैं। यानी कि जो हिस्सा किसके साथ लगता है? पानी के साथ लगता है, उसको कोस्टल एरिया कहा जाता है। ये ईस्टर्न घाट है। क्या है? ईस्टर्न घाट। और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट। तो देखो, वेस्टर्न घाट, the western ghat is the eastern ghat mark the western and the eastern edge of the Deccan plateau respectively। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ये घाट बने हुए हैं और यहाँ ये क्या है? डेक्कन प्लेटू पाया जाता है। तो ये डेक्कन प्लेटू और ये ईस्ट वाला हिस्सा है, इसके बीच का इलाका आपका ये जो हिस्सा है, इसके यहाँ इस तरफ पड़ने वाला हिस्सा है ये ईस्टर्न घाट, और इस तरफ पड़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट कहलाता है।
वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि ये वेस्ट के कोस्ट के साथ साथ लगता है, और दे कंटिन्यूअस एंड कैन क्रॉस थ्रू द पास ओनली। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड अन्नाई मुडी, यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर एक पीक पाई जाती है जिसका नाम क्या है, अन्नाई, अन्नाई मुडी नाम है। क्या नाम है, अन्नाई मुडी। उसकी हाइट क्या है, 2695 मीटर्स होती है ये हाइट। क्या होती है, मीटर्स। अब एंड द डोडा बेटा, यहां पर एक रेंज और पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, डोडा बेटा। बहुत अजीब अजीब नाम आपको देखने को मिलेंगे। डोडा बेटा, डोडा बेटा जिसकी आपकी लंबाई पाई जाती है 2637 मीटर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मीटर। ये आपका वेस्टर्न घाट है। अब हम पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट में किस तरह की आकृति पाई जाती है। अगर आप वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ की पहाड़ की जो चोटियां होती है ना वो ऊंची होती है, यानी कि उनका एल्टीट्यूड ज्यादा रहता है, और यहाँ इस तरफ जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनकी हाइट ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो एक कॉमन क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आप ये बताएं कि वेस्टर्न घाट की चोटियां की जो हाइट है वो ज्यादा है या फिर ईस्टर्न घाट वाली। तो यहाँ पर पाई जाती है वेस्टर्न घाट वाली जो चोटियां हैं उनकी हाइट ज्यादा पाई जाती है। आगे देखें, द वेस्टर्न घाट हायर देन द ईस्टर्न घाट, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट द 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये कह रहे हैं कि ये जो ईस्टर्न घाट है इसकी तो हाइट सिर्फ 600 मीटर है, यानी कि यहाँ पर जो पहाड़ की चोटियां पाई जाती हैं इतनी है, और वेस्टर्न घाट वाली जो पहाड़ की चोटियां पाई जाती हैं 900 से लेकर 1600 मीटर तक पाई जाती हैं। आगे देखें, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी, यहाँ पर इस तरीके से क्या पाई जाती है, एक नदी पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, महानदी, और महानदी से लेकर यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसके बीच में ये आपका ईस्टर्न घाट पाया जाता है। आगे देखें, द ईस्टर्न घाट इज डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर डिसेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये कटा फटा है, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं होता है, इसमें कट बहुत सारे हैं, और किसके कारण कि यहाँ इस तरीके से बहुत सारी नदियां इस तरफ अपना पानी लेकर आती हैं, तो जिसके कारण वह ईस्टर्न घाट का जो हिस्सा है वो कटा फटा है, एक जैसा नहीं है। आगे, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, या फिर सेव रॉय हिल्स या फिर जेवादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी, अगर आप इस तरीके से देखें वेस्टर्न घाट में देखें तो सबसे हाईएस्ट पीक 2695 मीटर, और यहाँ ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक अगर देखें तो महेंद्रगिरी, और आपकी 1501 मीटर इसकी हाइट रहती है। इसमें सेवरॉय की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं और जावेदी जावेदी नाम की जो पहाड़ियां हैं वो भी पाई जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बेटे। अब आते हैं इंडियन डेजर्ट। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये हमारा देखो हमारा देश कितना खूबसूरत है कि पृथ्वी पर लगभग लगभग जितने भी फिजिकल फीचर पाए जाते हैं सारे के सारे फिजिकल फीचर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। हमारे इंडिया में माउंटेन रेंज भी पाई जाती हैं, हमारे इंडिया के अंदर प्लेन्स पाए जाते हैं, ये आपके प्लेट्यूज पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया पाए जाते हैं, डेजर्ट पाए जाते हैं, मर्सी लैंड पाई जाती हैं। तो सब कुछ तो पाया जाता है। देखो कैसे ये आपका है, अगर हम इस तरीके से मैप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये राजस्थान वाला इलाका जहां पर हम थोड़ा सा ये दूर तक बन गया है, जहां पर हम क्या है अगर इस तरीके से मैप बनाते हैं तो यहाँ हम बनाते हैं अरावली रेंज। अरावली रेंज के वेस्ट में हमारा क्या पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है। देखो इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली। अरावली की चोटियां पाई जाती हैं जिसमें वेस्टर्न हिस्से पर क्या पाया जाता है, डेजर्ट
जिसको थार डेजर्ट कहते हैं। इट सैंडी प्लेन कवर विद द सैंड ड्यून्स, यानी कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले। दिस रीजन मेनली रिसीव द लो रेनफॉल, इसमें बहुत कम बारिश होती है। ये तो होता ही है कि जहां पर कम बारिश होती है वहीं पर तो क्या बनते हैं, डेजर्ट बनते हैं। जैसे एक कहीं पर आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कहीं पर आपने किसी मिट्टी को भिगो के रख दिया और रखने के बाद उसको लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, तो जैसे ही धूप आती रहेगी तो धीरे धीरे वो मिट्टी का जो हिस्सा है जिसको आपने इकट्ठा करके रखा था, धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। किसके प्रभाव से, सनलाइट के प्रभाव से। तो ऐसे ही बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जहां पर बारिश नहीं मिल पाती, तो जमीन का हिस्सा जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, डेजर्ट बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डेजर्ट जहां पर बहुत कम बारिश होती है तो वहां पर क्या पाए जाते हैं, डेजर्ट पाए जाते हैं। क्रिसेंट से शेप दूर्स पाए जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे कुछ आकृति बन जाती है, ऐसे जो रेत के टीले होते हैं उनकी आकृति बन जाती है, जिसको अर्धचंद्राकार कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांचेस, या फिर जिसको क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार। ऐसे ऐसे टीले बन जाएंगे। और यहाँ पर मृग तृष्णा भी होती है। मृग तृष्णा अगर आपने कभी सुना होगा कि जब हम डेजर्ट वाले इलाके में जाते हैं तो हमें दूर से ऐसा लगता है कि कहीं पर पानी है। जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये तो रेत ही चमक रहा था। तो डेजर्ट में ऐसी भूल भुलैया सी बनती है जिसको मृग तृष्णा कहा जाता है, कि वहां पर प्यास तो हमें लगती है और हमें दूर से ऐसे चमकते हुए लगता है कि वहां पर पानी है। ऐसे कई बार आप महसूस करते होंगे रिफ्लेक्शन, जैसे आप रोड पर चल रहे हो, जब दोपहर का टाइम होता है और सनलाइट काफी तेज होती है तो रोड पर भी कई बार ऐसा एहसास होता है कि दूर कहाँ जो रोड है वो गीला दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही पास में आते हैं तो आपको एहसास होता है कि यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो कहाँ घटती हैं, डेजर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनी इज द ओनली रिवर इन द रीजन। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो डेजर्ट है राजस्थान में, थार डेजर्ट है, उसमें कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है, तो वो लूनी नदी है। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे आप ये बताएं कि राजस्थान में लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है। तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, कोशिश करना आप उनका जवाब दें। आगे अगला क्वेश्चन देखें, अगला पार्ट हम देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि कोस्टल प्लेन। अब देखो कोस्टल एरियाज को तो आपने पढ़ लिया, जहां पर हमने पहाड़ियों को पढ़ा है, यानी कि रेंजेस को पढ़ा है। अब प्लेन्स भी होते हैं क्या कोस्टल के पास? बिल्कुल होते हैं। ध्यान से सुनना कि इस तरीके से हमारे जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट होते हैं, क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। मैंने अभी अभी आपको ऐसे पहाड़ बना के दिखाए थे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ये पानी वाला हिस्सा है इस तरफ से, ये जो थोड़ा सा हिस्सा बीच में बचता है, ये बिल्कुल पतली सी पट्टी किसकी रहती है, मैदानों की रहती है। यही कहलाते हैं आपके कोस्टल प्लेन्स कहलाते, बिल्कुल पतली सी पट्टी जहां पर क्या है, नदियां थोड़ा सा अपना डिपॉजिट कर देती हैं, थोड़े से सीधे सीधे मैदान बन जाते हैं, उनको कहते हैं। तो उन मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो, पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द नैरो कोस्टल स्ट्रिप विच रन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये तो आप जानती हैं, यहाँ पर अरेबियन सी है। ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ लगता ये इलाका क्या है, ये आपका प्लेन्स कहलाता है, और इसके साथ लगता बे ऑफ बंगाल में, इसके साथ लगता कोस्टल एरिया के साथ लगता इलाका क्या कहलाता है, ये भी ईस्टर्न प्लेन कहलाता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, द वेस्टर्न कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू, ये तीन हिस्से, कोंकण, तीन हिस्सों में इन मैदानों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। देखो कैसे, ये तीन हिस्से इसमें इनको बांट दिया जाता है। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कोंकण कोस्ट कहलाता है। यहां ये वाला हिस्सा जो ये इसके पास में मैदान लगते हैं, इसको कन्नड़ कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मालाबार, जो कि आपका केरला के आसपास लगने वाला इलाका है, ये मालाबार कोस्ट प्लेन्स कहलाते हैं। देखो क्या है,
यहाँ ये लिखा हुआ है, जैसे कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार है, इस तरीके से इसका डिवीजन देखा जाता है। अगर यहाँ बात करें तो बड़े दो मेन हिस्से पाए जाते हैं, जिसको नदन उत्तरी सरकार और इसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये मैदान बिल्कुल पतली सी पट्टी जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला हिस्सा देखते हैं बेटे, अगले कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं और जल्दी से आपका ये चैप्टर आपका पूरा करते हैं। ये एक क्वेश्चन और आ गया आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पर सही तो सभी पूछते हैं, गलत आप बताएंगे। अब मैं इनका आंसर जरूर आपको देने वाली हूं, पहले इनको देखो। हमारे पास दो आइलैंड्स पाए जाते हैं, दो आइलैंड्स का ग्रुप पाया जाता है, एक कहते हैं लक्षद्वीप और एक क्या कहा जाता है, अंडमान कहा जाता है। आपके लक्षद्वीप देखो कहाँ पाए जाते हैं, इस तरीके से अगर मैं आपको मैप बना के दिखाऊं तो कैसे हमारे लक्षद्वीप पाए जाते हैं और किस तरीके से हमारे क्या पाए जाते हैं, अंडमान पाए जाते हैं। लाइन को क्लोज टू द मालाबार कोस्ट, ये यहाँ कह रहे हैं मालाबार जो मैंने अभी पढ़ा है, इसके पास में लगता हिस्सा क्या कहलाता है, लक्षद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, लक्षद्वीप। आगे, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल, कोरल एक जीव होता है और ये उसका जो खोल होता है ना, जैसे कछुआ होता है, कछुए के ऊपर एक खोल बना होता है, ऐसे ही ये कोरल एक जीव होता है जो कि ओशन में रहता है और ये इनकी आदत होती है कॉलोनीज में रहने की। कहने का मतलब क्या है, ये बहुत बड़े झुंड बनाकर रहते हैं, लेकिन कई बार इनकी जो डेथ है वो एक साथ हो जाती है और जो उनका खोल होता है, जो क्या है आपका कैल्शियम वगैरह का बना होता है, तो वो खोल क्या है उस पर ओशन की जो परत होती है उस पर डिपॉजिट होता रहता है। तो ये लक्षद्वीप हैं, ये कोरल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, कोरल से, ये जीव हैं। आगे, अर्ली दे वर नोन एज द लोकाद्वीप या फिर मिनिकोय या फिर अमीन द्वीप, यानी कि इनके नाम से इसको जाना जाता था। 1973 में दीज वर नेम एज द लक्षद्वीप। अब ये क्वेश्चन बन गया कि कब लक्षद्वीप को लक्षद्वीप कहा गया, तो 1973 के बाद इसको लक्षद्वीप कहा गया। इट कवर स्मॉल एरिया और इसका एरिया, टोटल एरिया कितना है, 32 किलोमीटर इसका एरिया है। कवारती आइलैंड्स, कवारती ये इसकी क्या है, कैपिटल भी है और इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। यहां से पूरा काम होता है, किसका काम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो यहां से परफॉर्म किया जाता है। अगला देखें, अंडमान एंड निकोबार, elongated chain of the islands located in the Bay of Bengal। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल पाई जाती है, इसमें एक लंबी सी ऐसे रेंज, इस तरीके से आप मैप वगैरह में देखते होंगे, तो इस तरीके से आपके अंडमान और निकोबार पाए जाते हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स डिवाइडेड इनटू द ब्रॉड कैटेगरी, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। यानी कि ये कह रहे हैं कि इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक को अंडमान और साउथ में क्या है, निकोबार इसको बोला जाता है, अंडमान निकोबार। आगे, इट बिलीव्स दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द समब्रीन माउंटेन। ये कह रहे हैं कि ये जो इधर वाला हिस्सा है ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा, यानी कि आइलैंड्स होते हैं पानी से ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इस तरीके से आपको ये दिखाई देते हैं। दिस आइलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस द इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। यहाँ पर कैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, यहाँ 6 डिग्री 4 तक ये रहते हैं और अगर हम यहाँ बात करें तो आपकी इक्वेटर पाई जाती है 0 डिग्री पर। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसके पास में इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, उनके आंसर यहीं पर हैं, तो कौन सा गलत है ये आपको देखना है। आगे देखो, एडवांटेज ऑफ डाइवर्स फिजिकल फीचर, यानी कि क्या फायदे हैं, इतने सारे हम प्लेन्स को पढ़ते हैं, हमने पढ़ा माउंटेन रेंज को पढ़ा, हमने डेक्कन प्लेट्यूज को पढ़ा, हमने कोस्टल प्लेन्स को पढ़ा, हमने कोस्टल एरिया को पढ़ा,
फायदे क्या हैं, तो वही देखो क्या है। द नदन माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्या है माउंटेन पाई जाती हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाए जाते हैं बहुत सारे वाटर का सोर्स और पानी का सोर्स। ये इंपॉर्टेंट दो शब्द याद रखने हैं, वाटर और फॉरेस्ट। द नदन प्लेन आर द ग्रेनरीज। और जो नदन प्लेन्स होते हैं वहां से हमें बहुत सारे अनाज मिलते हैं, इसलिए फायदा है। द प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यूज से क्या मिलते हैं हमें, मिनरल्स। प्लेन से क्या मिलते हैं, ग्रेनरीज। माउंटेन से क्या मिलते हैं, वाटर और फॉरेस्ट। आगे, द कोस्टल रीजन आइलैंड्स ग्रुप विच प्रोवाइड द साइट फॉर द फिशिंग एंड द पोर्ट एक्टिविटी। कहने का मतलब ये कोस्टल एरिया होते हैं, वहां से हम मछली पकड़ सकते हैं, और कोस्टल एरिया से हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, वहां से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, ये आपके सभी हैं, जैसे माउंटेन है, कितना खूबसूरत नजारा है। शादी के बाद आप जाने वाले हैं हिमालय की गोद में, उनको नजारों को देखने के लिए लाइफ में जो कोचिंग स्टूडेंट हैं कामयाब होने के बाद जाने वाले हैं। तो इस तरीके से नदन प्लेन्स आपके पास जमीन है, आप उस पर बोते हो, आपकी फसलें इस तरीके से तैयार होती हैं। ये आपका क्या है, प्लेट्यूस में आप अगर ये प्लेट्यूस है तो ये क्या है, सोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर तो इन्होंने मछली पकड़ रहे हैं, कोस्टल एरिया को इन्होंने दिखा रखा है, ये थोड़ा सा अलग रहेगा। ये क्या है, प्लेट्यूस में से क्या निकाले जाते हैं, मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो ये आपकी क्लास थी बेटे, और उम्मीद करती हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाए हैं, तो एक बार मैं उन क्वेश्चंस से रूबरू करा देती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आए या नहीं आए। द नदन मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास, आप ही बताएंगे ये क्या है, हिमाद्री। हिमाद्री इसका आंसर रहने वाला है। इसके बाद आपको क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ये है वेस्टर्न घाट क्योस विच टाइप ऑफ रेनफॉल। वेस्टर्न घाट में किस तरीके की रेनफॉल होती है। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर होती है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक का मतलब यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती हैं, और यहाँ से कुछ हवाएं उठती हैं जिसको साउथ वेस्टर्न विंड कहते हैं, और यहां से वो टकराती हैं और बारिश करती हैं। यानी कि जब पहाड़ों से टकराकर बारिश होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट से होती है, और साउथ वेस्टर्न विंड के कारण ये बारिश होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखें, इसमें और क्वेश्चन थे आपके, एक क्वेश्चन और था, ये रहा। अब देखो, ये स्टेटमेंट बतानी है अंडमान एंड निकोबार के बारे में। लक्षद्वीप बड़े हैं या अंडमान बड़े हैं, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा था कि बड़े कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार। दे आर बिगर इन साइज, बड़े हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरी, अंडमान एंड निकोबार, आप पढ़ चुके हैं। इट बिलीव दैट दीज आइलैंड आर द एलिवेटेड प्रॉन सबमरीन माउंटेन, बिल्कुल ऐसा ही है। These islands are close to the equator and experience polar climate. Polar का मतलब होता है जो पोल के पास के एरिया होते हैं वहां का जो क्लाइमेट होता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि ये इक्विटोरियल जो क्लाइमेट है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहने वाला है, गलत रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको ये क्लास बहुत बेहतर लगी होगी, आप नई नई चीजों को सीख पाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और मेरे जो सब्सक्रिप्शंस हैं यानी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ क्या वो मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन सजेशंस को फॉलो करूं। सजेशन अच्छे होंगे तो मैं बिल्कुल आपके सजेशंस को फॉलो करने वाली हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें जिनको सच में जो अपनी तैयारी बहुत बेहतर करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने
अपना जो फ्यूचर है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अच्छे टीचर ना मिलने की वजह से उनको जो उनकी एजुकेशन है उसमें वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तब तक के लिए बेटे आप अगली क्लास के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।